वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि जो छात्र छात्राएं 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न मैंने रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले लगभग 2 वर्षों में यानी कि 2022 और 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं, यानी कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे मैंने जैसे कुछ विश्वविद्यालय के, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा। होम साइंस की अगर बात की जाए तो होम साइंस में जब आप एडमिशन लेते हैं या लेती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, बीए में, तो आपको पढ़ना होता है पोषण के तत्व और मानव विकास। अच्छा, होम साइंस से बीएससी भी होती है और होम साइंस से बीए भी होता है। तो अगर आप बीएससी भी कर रही हैं या कर रहे हैं और बीए भी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा पोषण के तत्व एवं मानव विकास। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? पोषण के तत्व और मानव विकास के बारे में आपको जानना है। तो आइए जो है आज के वीडियो के माध्यम से या आज के सेशन के माध्यम से हम लोग इसी से पोषण के तत्व और मानव विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी एक प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर आपकी परीक्षा लिखित होती तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है यह वीडियो, चूँकि इस वीडियो में के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। तो आपके लिए फैक्चुअल जानकारी या फैक्ट या तथ्य आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। बाकी लिखित मॉडल पेपर अब मैं जल्दी करवा दूंगा, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लें। इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपकी हो ही रही हैं, चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। कुछ वीडियोज़ पहले से उपलब्ध हैं 2023 वाली, उनको देखें। बाकी और 2024 के लिए मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपके लिए क्लासेस आएँ, ठीक है। क्लास हमारी आपको सभी को पता होगा रात के 8 या 9 या 7 बजे, ये इस 3 टाइम में क्लास होती हैं। अब आप चाहे मतलब एक बार आकर के 7 बजे से ही एक बार यूट्यूब पे चेक करें कि आपकी क्लास कब होने वाली है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हो आप लेते रहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है और हर एक सेमेस्टर की क्लास होती है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। होम साइंस के दृष्टि से या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर लिए हैं हिंदी से लेकर के संस्कृत तक, तो आपको किसी प्रकार का इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, फिलोसॉफी सब मैं पढ़ाऊंगा और सबके मॉडल पेपर, सबके चैप्टर वाइज वीडियोस आपको कुछ ना कुछ मात्रा में देने का प्रयास मैं करूंगा। हालांकि हमारे द्वारा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, आप अगर 4-5 मॉडल पेपर जो मैं देता हूं या 2 ही 1 मॉडल पेपर अगर कोई भी आप देख करके जाएंगे तो आपका नंबर आ जाता है, बढ़िया नंबर आता है, ठीक है। और आपके जो सीनियर छात्र हैं उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने चूंकि पढ़ा और पिछले लगभग आप देख रहे हैं मैं 5 से 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ बीए वालों को, तो आप लोगों को कोई एक प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है आपकी परीक्षा में, टिकाऊ यौगिक बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो देखिए एक प्रश्न आप सुनेंगे, किसके साथ हीमोग्लोबिन जो होता है सबसे अधिक तत्परता से मिलकर के क्या बनाता है? टिकाऊ यौगिक बनाता है। हीमोग्लोबिन मिलकर के बड़ी ही तत्परता के साथ टिकाऊ यौगिक बनाता है, किसके साथ मिलकर के? तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो एक टिकाऊ यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मौलिक इकाई है, बताएं मानव शरीर की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, हृदय या पेशी? तो मानव शरीर की जो सबसे मौलिक इकाई है वो होती है कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी मानव शरीर की? कोशिका होती है। और कोशिकाओं के मिलने से या कोशिकाओं के समूह के मिलने से या एक ही टाइप की कोशिकाओं के समूह के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के आपस में मिलने से अंगक का निर्माण होता है और अंगक के मिलने से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से मिलकर के तब शरीर का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये शरीर निर्माण की एक प्रकार से मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है कौन? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी भैया? तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी आपसे पूछेगा, तो 1665 ईस्वी में उन्होंने करी थी। कब करी थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द की खोज करी थी या कोशिका की खोज करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, सेशन को देखेंगे, आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रश्न अगला है, कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं?
तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको बोलते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में शुद्ध रक्त का संवहन कौन कराता है? बताएं, शरीर में शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है भाई? तो शरीर में शुद्ध रक्त का संवहन शिराएं और धमनियां दोनों करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाइपेज एंजाइम पाचन करता है प्रोटीन का, कार्बोज का, वसा का या फिर खनिज लवणों का? तो लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? वसा का पाचन करता है। वसा माने फैट या लिपिड्स का पाचन करता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया एक रोग होता है, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है। तो रक्त अल्पता जो रोग होता है या एनीमिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक प्रकार से लौह तत्व के कारण होता है, यानी कि लौह लवण के कारण होता है। लौह लवण मतलब होता है आयरन, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप बताओगे एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग होता है। इसके अलावा विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, और खास करके खनिज तत्वों की कमी से, जैसे कि अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से आपके हो जाता है बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन के की कमी अगर होती तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून अगर कट जाता है कहीं पर आपका हाथ वाथ तो बहता रहता है, रक्त का थक्का जब बन जाता है तो खून रुक जाता है। तो इसीलिए विटामिन के की पूर्ति अगर नहीं होगी तो खून आप में बह रहा है। विटामिन ए की कमी होगी तो आपको कम दिखेगा शाम मीटिंग में। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी होगी तो आप थोड़ा सा एक प्रकार से सूखे सूखे टाइप के होते हैं, एक रिकेट्स टाइप का रोग होता है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊतकों तक ऑक्सीजन को निम्न में से कौन संवहित करता है? तो ऊतकों तक ऑक्सीजन को संवहित करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, टाइलिन पाया जाता है किसमें? लार में, एंजाइम में, हार्मोन में या फिर मूत्र में? तो लार जो होता है, सॉरी टाइलिन जो होता है एंजाइम, वो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सामान्य रक्तचाप है, बताएं सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 ये होता है सामान्य रक्तचाप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी जिसको आप आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का एक प्रकार से निर्माण होता है कहाँ पर? तो बोन मैरो में होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होती है? बताएं, धीमी वृद्धि जो होती किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार से शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। अगर आप, चूंकि बच्चों के लिए प्रोटीन, आपसे पूछता है कि भाई बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए ज़्यादा फिर या फिर विटामिन की आवश्यकता, तो बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बच्चों को कम आवश्यकता होती है, लेकिन प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन जिस समय बच्चों का शरीर का निर्माण होता है उस समय प्रोटीन अगर उनको मिलेगा उचित मात्रा में, तभी उनका शरीर जो है उसकी वृद्धि हो पाएगी और उनका विकास हो पाएगा पूर्ण रूप से। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है भैया? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। देखिए 6 पोषक तत्व हैं, मैं आपको बता दूं कितने पोषक तत्व हैं भैया? 6 पोषक तत्व होते हैं। तो 6 पोषक तत्व होते हैं, उनमें से भी प्रोटीन है, विटामिन है और वसा है। फिर उसके बाद में चौथा आपका है कार्बोहाइड्रेट, पांचवा है आपका खनिज लवण और छठा है आपका जल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और जो है वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। और संतुलित आहार में इन 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है कि भाई किस व्यक्ति को किस तरीके से आहार देना है हमको, ये सारी चीज़ें जो है एक गृहिणी अच्छे तरीके से व्यवस्थित करती है। आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे जो है गृह प्रबंधन और ख़ास करके पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो उसमें आहार आयोजन या आहार नियोजन एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आहार नियोजन या आहार आयोजन का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करने वाला शारीरिक श्रम करता है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और
वसा थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जाएगी, चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स खास करके ज़्यादा उसको देना चाहिए, क्योंकि उससे एक प्रकार से क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है शरीर को। तो वसा और देखिए दो चीज़ें समझे, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा जो होती है शरीर को कितना ऊर्जा देती है, अगर 1 ग्राम आप वसा लेते हैं तो आपको कितना एक प्रकार से मिलता है 9.1 किलो, मतलब 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो उसमें जो होती है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि लगभग अगर माने तो 4 पॉइंट अगर ना मानो तो 4 ऊर्जा, मतलब कि अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कैलोरी ऊर्जा मापने के एक प्रकार से एक इकाई है, पैमाना है, मापन का एक तरीका है। और अगर आप 1 ग्राम वसा लेंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। लेकिन वसा ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो फिर दिक्कत, वो मोटापा भी एक रोग होता है। क्लियर। तो आपसे प्रश्न पूछे कि भाई सबसे सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है या सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो वसा करती है। लेकिन मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा एक प्रकार से कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देती है, क्योंकि वसा ज़्यादा सेवन लोग नहीं करते हैं। वसा जैसे कि तेलीय पदार्थ जो होते हैं, घी, मक्खन और एक प्रकार से तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब जो तेल वगैरह होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, खास करके वो वसा में आते हैं, फैटी चीज़ों में आते हैं, डालडा वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं वसा में। तो वसा में ऊर्जा तो पाई जाती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है। 1 ग्राम अगर कम आप लेंगे, जैसे कि 1 ग्राम अगर आप लेंगे तो दुगना ऊर्जा देती है वसा कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट जो होती है तीव्र ऊर्जा देती है, मतलब तुरंत ऊर्जा दे देती है। वसा थोड़ा लेट में देगी लेकिन ऊर्जा ज़्यादा देगी वसा, ठीक है, टिकाऊ ऊर्जा देगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के जो वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो विटामिन है और खनिज लवण है ये शरीर को एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार से लैस करते हैं, मतलब कि शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है, मतलब कि रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। कौन? प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा जल तो शरीर में एक प्रकार से जो शरीर अपना बना है जल से ही बना हुआ है। जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से शरीर मिल करके बना हुआ है, जल क्षिति पावक और गगन और समीर, वायु, आकाश, ठीक है, जल और एक प्रकार से अग्नि, ठीक है, इन्हीं सभी से मिलकर के मिट्टी, इन्हीं सभी से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो जब इन्हीं से मिलकर के बना है तो इन्हीं में फिर मिल जाना है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब एक प्रकार से तो जल से ही निर्मित है, तो जल भी शरीर का एक आवश्यक तत्व हो जाता है। तो जल से एक प्रकार से क्या होता है, आपकी तृप्ति होती है। और जल से भी थोड़ा बहुत मात्रा में, अच्छा, जल उदासीन होता है हर मामलों में, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें किन क्यों आवश्यकता होती। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं और खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं, प्रोटीन जो होते हैं शरीर की वृद्धि करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं शरीर में इस तरीके से काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मानव शरीर से अगर पूछा गया है तो आप लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि वसा का ज़्यादा सेवन लोग नहीं करते, कम सेवन वसा का होता है। कार्बोहाइड्रेट चूँकि अनाजों में पाया जाता है, चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर गेहूँ में, जौ में, बाजरा में, ज्वार में, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट खूब पाया जाता है। और जब खूब पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट भाई, तो क्या होता है, हमारी जो बहनें देख रहे हैं उनके लिए भी है, तो बहन भाई, तो भाई निकल रहा है, चूँकि भाई आदत है बोलने का, तो इसीलिए जो भाई मैं बोलूँ तो जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी छोटी बहनें पढ़ रही हैं, या फिर जो भी आप समझना चाहें, तो आप जो है उसको समझें कि भाई का तात्पर्य मेरा आप ही लोगों से है, यानी जो भी पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो चूँकि गृह विज्ञान अधिकतर जो है बहनें ही पढ़ती हैं, तो इस दृष्टि से अगर देखें तो आप सभी लोग आसानी से पढ़िए। और भाई निकल रहा है तो उसको लेकर के थोड़ा सा वो मत करिएगा कि सर जी हमको भाई बोल रहे हैं, ठीक है, निकल जाता है। तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा अगर बात पूछा जाए, प्रश्न क्या लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, आप लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट से हमको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी आप लोग कभी अगर नाम सुना होगा, टीवी वगैरह प्रचार आता होगा, तो ये ऊर्जा के लिए ही लोग पीते ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी किससे बनता है? ग्लूकोज की मात्रा उसमें होती है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही भाग हैं, ठीक है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो अगर आपसे पूछे सर्वाधिक ऊर्जा शरीर को कौन प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम की अपेक्षा अगर देखा जाए ऊर्जा कौन ज़्यादा देता है, 1 ग्राम वसा ज़्यादा ऊर्जा देती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा देता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? गेहूं में, आलू में, बाजरा में, चावल में। तो चावल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में भी होता है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर अगर चावल लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, आपका सही होगा, क्योंकि गेहूं और चावल में सभी में पाया जाता है। अनाजों में खास करके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था भैया? कैसिमर फंक ने किया था। कैसिमर फंक महोदय ने कब किया था? 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा, अमीनो अम्ल या फिर न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन? तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं? तो टेबल शुगर हम लोग सुक्रोज को बोलते हैं। क्या, किसको बोलते हैं? टेबल शुगर। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो टेबल शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? लैक्टोज को, माल्टोज को या गलैक्टोज को या फिर ग्लूकोज को? तो मैंने बताया था ग्लूकोज को तत्कालिक ऊर्जा, जो एक खिलाड़ी वगैरह पीते हैं वो ग्लूकोज ही पीते, ग्लूकॉन डी वगैरह जो बनाई जाती है लोग प्रचार करते हैं, तो ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो शरीर को तत्कालिक यानी तुरंत ऊर्जा देता है। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणुओं से मिलकर के कौन क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मतलब या दोनों का सूत्र जो होता है एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए सभी लोग। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। थायमीन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, ठीक है। तो आपसे प्रश्न करें कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे थायमीन, तो ये है ही। लेकिन अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो आप बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, ठीक है। अच्छा, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और टेकोफेराल की बात की जाए तो टेकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा है? टेकोफेराल। क्लियर। और विटामिन बी का नाम है कौन? एक प्रकार से थायमीन। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हुए। जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेराल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं? शरीर में एक प्रकार से रोगों से रक्षा करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ रहे हैं? अगर शरीर में रोग आपके होते हैं तो विटामिन की कमी से ही होते हैं। अगर ये फला विटामिन की कमी से फला रोग हो जाता है, इस विटामिन की कमी से वो रोग हो जाता है, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग तो होता है। इसके अच्छा, इसमें क्या होता है कि मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, वृद्धि उसकी रुक जाती है, संक्रमण जल्दी उसको हो जाता है। रोग के एक प्रकार से सब लक्षण हैं इसके। और स्कर्वी की प्रारंभिक अवस्था में आप देखते कुछ ही दिनों में 100 या 200 मिलीग्राम विटामिन सी संतरे के रूप में अगर आप लेंगे तो उपचार आपका हो जाएगा। यानी कि संतरा का जूस अगर आप पिएंगे तो आपको स्कर्वी मतलब नामक रोग जो होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता रहा विटामिन को लेकर के कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसको लेकर के एक सूत्र याद लिखिएगा, कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, मान लीजिए, ठीक है। तो एक जल का गिलास है, ठीक है, और एक जो है मान लेते वसा का गिलास भरा हुआ है, ठीक है। तो एक वसा रखी है और एक जल रखा है, मतलब कि यहाँ पर ये इसमें जल है। तो जल में अगर आप कीड़ा को डालेंगे तो नहीं डूबेगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी वसा वाले उसमें डाल दिया तो कीड़ा डूब जाएगा।
अब कीड़ा का मतलब डूबने का मतलब क्या है कि कीड़ा जो है वसा में डूबेगा। कीड़ा मतलब क्या हो गया, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। और बाकी जितने भी विटामिन बच रहे हैं, जैसे विटामिन बी बच रहा है आपका, विटामिन आपका बच रहा है कौन सा, विटामिन सी बच रहा है, ठीक है, विटामिन सी बच रहा है। तो विटामिन बी और सी ये ऐसे विटामिन है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से, आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे बी और सी। आपसे पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये 4 विटामिन का सूत्र क्या आप याद रखेंगे, कीड़ा। कीड़ा वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है, ठीक है। जल में जो है वो तैरने लगता है लेकिन वसा में मर जाता है कीड़ा, ठीक है। तेल वगैरह में आप देखते हैं अगर जो है कुछ कोई चीज़ गिर जाता है तो वो मर जाता है, लेकिन पानी में आप देखते हैं कीड़े जो है अगर गिर भी जाते हैं तो फिर निकल जाते हैं, लेकिन तेलीय पदार्थों में एक प्रकार से वो घुल मिल जाते हैं उसी में, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। तो आपसे पूछे विटामिन के जल में घुलनशील है या वसा में, तो आप बताएंगे वसा में। विटामिन ई वसा में, विटामिन डी वसा में, विटामिन ए वसा में। लेकिन विटामिन बी और बी के कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1 B2 इस प्रकार से, ठीक है। विटामिन B12 तक ये सब होता है। और विटामिन सी की अगर बात की है तो इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और थायमीन और एस्कॉर्बिक एसिड ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी रेटिनॉल, टेकोफेराल, ये मतलब सॉरी हाँ टेकोफेराल, ये सब जो है, या फिर विटामिन के, ई, डी, ए, ये सब जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया। जल में घुलनशील विटामिनों में B1 B2 B6 B12 ये सब आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और विटामिन ई जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, चूँकि जो शरीर की कई तरह से हमको लाभ पहुंचाता है विटामिन ई। विटामिन ई एक प्रकार का विटामिन है जो फैट में घुल जाता है, और ख़ास करके वेजिटेबल ऑयल हो गया, अनाज मांस हो गया, अंडे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, इन सभी में एक प्रकार से घुल जाता है विटामिन ई, चूँकि वसा में घुलनशील है। और विटामिन ई जो है वो सप्लीमेंट के रूप में भी लोग लेते हैं, ठीक है। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई की सेवन से क्या होता है कि आप एक प्रकार से यौवन अवस्था आपकी बनी रहती है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से, मतलब सनशाइन विटामिन कहते हैं, चूँकि सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है आपको, क्लियर। तो सूरज की रोशनी के माध्यम से त्वचा में एक प्रकार से विटामिन डी आती है। और आपको बता दूं इससे क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप धूप में नहीं बैठते हो तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और पतली हो जाती हैं, और इसी को बोलते हैं सूखा रोग या रिकेट्स रोग, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपको बता दूं, त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को एक प्रकार से अच्छे तरीके से अगर बनाए रखना तो विटामिन ए की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। रतौंधी रोग होता है खास करके विटामिन ए की कमी से। आँखों की बीमारियां जो है वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। और आपको बता दूं कि विटामिन ए जो होता है वो अगर आप हरी सब्जियां, दूध, दही ये सब खाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न और बनता है आपसे कि विटामिन मतलब कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। दूध एक प्रकार से कौन सा तत्व है, दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि पूर्ण आहार किसे कहते हैं। कई बार ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको खोद खोद करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बसे। पूर्ण आहार की संज्ञा किसको दी जाती है, तो दूध को दी जाती है, ठीक है। दूध जो होता है वो पूर्ण आहार होता है। जब बच्चा एक प्रकार से जन्म लेता है तो एक प्रकार से उसको ना पानी पीता है, ना कुछ भी खाता पीता है, अन्न वन्न नहीं खाता है, ना कार्बोहाइड्रेट कुछ की आवश्यकता, मतलब उसको एक प्रकार से खाना वाना कुछ नहीं खाता, लेकिन दूध में सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी ही केवल नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जो है शरीर से क्या करते हैं, मतलब रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, क्लियर। तो रक्षात्मक पदार्थ कौन सा है, विटामिन जो होते हैं रक्षात्मक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व कौन सा नहीं है इनमें से, भाई देखिए, विटामिन पोषक तत्व है, खनिज लवण भी पोषक तत्व है, वसा भी पोषक तत्व में आता है, जबकि अलगई ये कोई पोषक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रकार से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जो प्रश्न मैंने बताया था ये प्रश्न आगे भी गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो सनशाइन विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, आवास या आश्रय, ठीक है।
या मकान, ठीक है, मकान या आवास, आश्रय, तो ये 3 आवश्यकताएं होती हैं। आपको डी में मिलेगा उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। लगातार आपके लिए मैं इसी प्रकार से वीडियोस लाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और लिखित फॉर्म में भी चैप्टर वाइज वीडियोस आपके समक्ष आती रहेंगी, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण के अनुसार भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि है। पोषण के अनुसार भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि होती है भाप के द्वारा उबालना। कम पानी में भाप के द्वारा उबालना ही ये सबसे अच्छी विधि पकाने की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी के प्रचुर स्रोत हैं। विटामिन बी के प्रचुर स्रोत किस में पाया जाता है? देखिए, जिगर या यकृत जिसको बोलते हैं उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम टाइप का हो गया था तो इसलिए दिक्कत हो रही। बाकी देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेट में मुख्य रूप से पच जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या वसा? तो पेट में जो पच जाता है, प्रोटीन जो होते हैं बड़ी आसानी से पच जाते हैं। बाकी इन लोगों के पच में पेट में मुख्य रूप से पचने में प्रोटीन ज़्यादा उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है ये मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है? तो कौन संक्रमण से लड़ने में मदद करता है भैया? विटामिन सी जो होता है वो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक क्या है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक जो होते हैं वो गौण पोषक तत्वों में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्तिदायक भोजन के अवयव हैं। शक्तिदायक भोजन के जो अवयव होते हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त जो भोजन होते हैं जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, नमी लिए ऊष्मा वाले भोजन पकाने की विधि। तो नमी लिए ऊष्मा वाले भोजन पकाने की विधि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं भैया उबालना। ठीक है, तो नमी लिए ऊष्मा वाले भोजन को पकाने की विधि को उबालना बोलते हैं। अगला प्रश्न, सूखी ऊष्मा के द्वारा भोजन पकाने की विधि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोटिंग। ठीक है, सूखी ऊष्मा द्वारा भोजन पकाने की विधि को सोटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उबालने की प्रक्रिया में किया जाता है क्या? तो उबालने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है उबालने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नारियल का कौन सा भाग रेशा उत्पन्न करता है? नारियल का जो है जो मध्य भाग होता है या मध्य भित्ति जो होती है वो रेशा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मूंगफली में भोजन या तेल भंडार पाया जाता है कहाँ पर? तो मूंगफली में बीजों में एक प्रकार से मूंगफली का जो बीज होता है उसमें भोजन या तेल भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, अंकुरित होने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है किसी बीज को जमने के लिए? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 2022-23 दोनों में पूछा गया है और कई विश्वविद्यालय में पूछे गया है। अंकुरित होने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है किसी बीज को? तो लगभग 25 से लेकर के 30 जो है डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है तापमान की, जिसमें बीज जो है वो अंकुरित होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और पर वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। चलें फटाफट से, और आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और मैं और भी जो चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी वो भी आती रहेंगी और भी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बोर्ड पर भी क्लासेस होंगी तो आपको चिंता नहीं करनी है। सारी जो है चीज़ों पर ध्यान, एक प्रकार से आपको भटकना नहीं कहीं पर, आपको बस आसानी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप रात में एक प्रकार से अगर बात करें, रात में आप 7, 8 या 9 3 टाइम जो है आप ज़रूर एक बार चेक करें शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को, ताकि वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। एक बात यहीं पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप में से किसी जो है बच्चे का या किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और आप लोगों के कहने पर लॉन्च किया गया है कि सर जी पूरा कोर्स पढ़ाइए। तो उस कोर्स की तमाम सारी वीडियोज़ जो हैं, हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी काव्य पढ़ना है। हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य का मतलब एक ही होता है। ठीक है, हिंदी काव्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य में खास करके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल
क्रांतिकाल और जो है आधुनिक काल में खास करके उन सभी से रिलेटेड जो कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उन सभी कविताओं की व्याख्या वाली वीडियोज़ हमारे पास पहले से उपलब्ध है, वो व्याख्या वाली वीडियोज़ आपको सभी मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं जो भी लाइव क्लास होगी वो आपकी लिंक उसको मिलती रहेगी, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और एक प्रकार से आपको वहाँ पर क्लास की लिंक मिलती रहेगी और PDF नोट्स भी जो भी, जैसे कि इस क्लास की होम साइंस की PDF ये हो रही है, अब होम साइंस की PDF भी उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका होम साइंस भी है और उसके साथ आपका हिंदी भी है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप जो है आसानी से एक प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से एक प्रकार से PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा के अंतिम दिनों में। उसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे ग्रुप में, तो आपको बहुत आसानी होगी। और आप फर्स्ट सेमेस्टर से अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे या जुड़े रहेंगी तो आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो ग्रुप ऐसे बना रहेगा, ग्रुप को भंग नहीं किया जाएगा, तो आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप लाभान्वित होते रहेंगे। क्लियर। और व्हाट्सएप पर भी एक प्रकार से चैनल जो बन चुका है तो उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक जो होगी वह मैं आपको दे दूंगा, किसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा मैं, किसकी, व्हाट्सएप चैनल की, तो उससे आप जुड़ जाइए। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का कोर्स जो है वो मात्र आपका 100 रुपीज़ में लॉन्च किया जा रहा है। आप लोगों के कहने पर ही ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है, बाकी मैं तो फ्री में ही पढ़ाने के लिए सक्षम रहता हूँ और हमेशा फ्री में ही पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी एक कोर्स लॉन्च कीजिए, ताकि मैं जब कुछ दक्षिणा के रूप में पे कर दूंगी तो आप जो है अच्छे तरीके से भी, मतलब एक प्रकार से मैं अच्छे तरीके से जुड़ करके पढ़ूंगी। चूँकि मेरा चाहे एक ही रुपया खर्च हुआ हो, लेकिन कुछ पैसा जब खर्च होता है किसी के पीछे तो थोड़ा सा पढ़ने में और मन लगता है आपका। तो मात्र 100 रुपये का कोर्स लॉन्च किया गया, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा गया है। आप लोग बड़े ही आसानी से इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको हमारा नंबर है 9161 93 60 62। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर SMS कर देना है और आपको व्हाट्सएप SMS करके लिखना है कि सर जी हमको BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास एक स्कैनर मैं सेंड कर दूंगा और उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और उसका स्क्रीनशॉट जो भी आप सेंड करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको जो है ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि वो एक प्रकार से ये UPI माध्यम वगैरह यूज नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो यूज नहीं करते हैं या करती हैं तो आप अपने भाई या आपके घर में कोई चलाता है, आपके बगल कोई चलाता है, तो आप उससे भी मात्र जो है इतना सेंड करवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर देंगे तो आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप अलग अलग हैं तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप में से किसी को लेना है तो हिंदी साहित्य का कोर्स आपको मिल सकता है। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? बताएं। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन कहा था क्लीनबर्ग महोदय ने। किसने कहा था? क्लीनबर्ग महोदय ने कहा था बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन उन्होंने कहा था। और आपको बता दूं ये प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दमित विचार, भावनाएं, अनुभव किस मन में होते हैं? तो दमित विचार, अनुभव और जो भावनाएं होती हैं वो सब अचेतन मन में होती हैं। क्योंकि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिगमंड फ्रायड के सब विचार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शैशवावस्था की समय सीमा कितनी है? शैशवावस्था यानी बच्चा एक प्रकार से जब जन्म ले लेता है उसके बाद से प्रारंभ होती है और लगभग 1 साल से लेकर के 3 वर्ष तक का जो समय काल है, या कुछ कहीं कहीं पर 1 साल से 2 साल का समय, ये शैशवावस्था मानते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की समय सीमा क्या है? किशोरावस्था का मतलब होता है जब बच्चा एक प्रकार से 12 साल से लेकर के 19 साल या 12 साल से 18 साल तक हो जाता है तो उसको किशोरावस्था बोलते हैं, या 20 साल मान सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर, चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर 20 साल ही दिया तो आप वही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1969 ईस्वी में। किसने दिया था भैया? 1969 में दिया था कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग महोदय ने 1969 में, 1969 में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जॉन पियाजे ने, या जीन पियाजे उनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था किसने? नोम चोम्स्की ने। किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? 23 दूना 46, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के समय को जैसे 11 से 15 वर्ष का जो समय होता है बच्चे का, वो एक प्रकार से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है ओजोन किससे बनती है? ओजोन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन से मिलकर के बनती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके, ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है, बात ध्यान रखिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 ऑक्सीजन गैस होती है, और अगर केवल O आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक, सॉरी, ऑक्सीजन तत्व है ये O, केवल O ऑक्सीजन तत्व है, O2 ऑक्सीजन गैस है, और O3 अगर मिले तो इसका मतलब है वो ओजोन गैस की बात हो रही। मीथेन का सूत्र होता है, मीथेन का सूत्र क्या क्या होता है बताएं सभी लोग? मीथेन का सूत्र क्या होता है भाई? CH4। ठीक है, ये CH3 होता है कि CH4? CH3 होता है शायद। ठीक है, तो ये मीथेन का सूत्र होता है। हाइड्रोजन जो है एक तत्व होता है, हाइड्रोजन तत्व H होता है केवल, H2 जो होता है हाइड्रोजन गैस होती है, बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है गर्भाधान का समय कितने समय का होता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गर्भाधान का समय कितने समय का होता है? तो गर्भाधान का समय जो होता है वो 280 दिनों का होता है, या लगभग 40 सप्ताह आप मान सकते हो। 40 सप्ताह, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, 7 शून्य 7 चौक 28, 280 दिनों का होता है। ठीक है, 40 सप्ताह का होता है। समझ रहे हैं ना? गर्भाधान मतलब कि जब स्त्रियां गर्भ धारण करती है जब से लेकर के, और जब शिशु का जन्म होता है वहाँ तक 280 दिन लगभग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है डिंब अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जब डिंब अवस्था में गर्भस्थ जीव या गर्भ में जो जीव होता है वो अंडे के आकार को हो जाता है तो उसको बोलते हैं जायगोट। जायगोट को हिंदी में बोलते हैं युगमनज। ठीक है, क्या बोलते हैं? युगमनज बोलते हैं, युगमनज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है गर्भस्थ शिशु की अवस्था 3 माह से लंबाई, यानी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो जब 3 माह का हो जाता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है उसकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चौथे मास में शिशु का भार कितने वर्ष मतलब गर्भ में कितना हो जाता है भार? तो लगभग 110 ग्राम का भार हो जाता है चौथे महीने में बच्चे का, शिशु गर्भ में ही। अगला प्रश्न है 5वें माह में शिशु की लंबाई और भार कितना होता है? तो 5वें महीने में अगर माता के गर्भ में ही बच्चा है तो 20 सेंटीमीटर का लंबाई हो जाती है और 300 ग्राम का वजन उसका लगभग हो ही जाता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। जो शिशु गर्भावस्था के 28 से 27 या 28 से 37 सप्ताह के बीच पैदा हो जाते हैं, मतलब 40 सप्ताह होना चाहिए पैदा होने का समय, लेकिन जो एक प्रकार से बच्चे 28 से 37 सप्ताह के बीच में ही पैदा हो जाते हैं वो समय से पूर्व या समय से पूर्व हुए शिशु उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है डायरिया, पेचिस, कब्ज और पेट में गैस, ये सब शिशु का किससे संबंधित रोग होता है? कान से, कुपोषण से, पाचन से या नेत्र से? तो जाहिर सी बात है भाई, डायरिया, पेचिस, कब्ज, पेट में गैस, ये सब पाचन से रिलेटेड संबंधित बीमारियां होती हैं। किससे? पाचन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गर्भाधान के पश्चात शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण होता है किसके द्वारा? अंडाणु के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा या क्रोमोसोम्स के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो गर्भाधान यानी कि जब एक प्रकार से गर्भाधान हो जाता है। गर्भाधान एक क्रिया होती है जब अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, पुरुष के अंडाणु और महिला के जो है महिला के अंडाणु होते हैं, महिला में अंडाणु पाए जाते हैं और पुरुष में एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से शुक्राणु पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं जब अंडाणु से मिलते हैं तो उस समय की जो क्रिया होती है, यानी संभोग के
उसके बाद की क्रिया जो होती है वो गर्भाधान की क्रिया कहलाती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसी को गर्भाधान बोला जाता है। तो गर्भाधान जो होता है उसके पश्चात शिशु बालक बनेगा या बालक होगा या बालिका होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ठीक है, गुणसूत्रों पर कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि बालक लिंग का निर्धारण पुरुष शुक्राणु करता है। कौन सा बताएं? तो बालक लिंग का निर्धारण जो है पुरुष शुक्राणु करता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जो होता है ये बालक लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम के संयुक्त होने से किसका जन्म होता है? अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाएंगे, चूंकि आप देखते हैं महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। तो जब एक्स वाई मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बालिका का जन्म होता है। सॉरी, एक्स और वाई मिलने से बालक का जन्म होता है, लड़का। लेकिन अगर एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो फिर किसका जन्म होता है? बालिका का जन्म होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चूंकि देखिए माता में कितना, मतलब देखिए पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, और माता में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो जब मान लेते हैं ये शुक्राणु जो है, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम, बोलते एक्स जो है एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बन जाएगा। अब एक्स एक्स जो बना ये एक प्रकार से क्या होगा? ये लड़की होगी कि लड़का होगा? तो ये लड़की हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिल गए आपस में तो लड़की हो जाएगी। अगर यही एक्स जो है वो फिर जा कर के एक्स से मिलेगा महिला का तो फिर एक्स एक्स होगा, यानी कि पुत्री होने की संभावना हो जाएगी। इसके अलावा जब ये वाई एक्स से मिलेगा तो एक प्रकार से वाई एक्स या फिर एक प्रकार से एक्स वाई बोल सकते हो उसको, क्योंकि वाई पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वाई बाद में आता है अंग्रेजी अक्षर में, तो इसीलिए एक्स वाई लिखा जाता है। तो एक्स वाई, और अगर फिर वही वाई एक्स से मिलेगा तो फिर एक्स वाई। यानी आप देखते हैं दो प्रकार से क्या होता है, दो प्रकार संभावना होती है लड़के लड़के की। भाई 50-50 हो गई, क्योंकि एक्स वाई अगर मिल गए, एक्स वाई मिलते हैं तो लड़का होगा, फिर एक्स वाई या वाई एक्स मिलते हैं तो लड़का ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक्स एक्स गुणसूत्र इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु मिल जाते हैं तो लड़की हो जाएगी। एक्स मतलब कि वाई शुक्राणु और एक्स अंडाणु मिलते हैं तो एक प्रकार से लड़का होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साहब, तो एक्स एक्स संयुक्त होने पर क्या जन्म लेगी? लड़का, मतलब कि बिटिया पैदा होगी, यानी बालिका जन्म लेगी। अगला प्रश्न है प्रत्येक उत्पादक कोशिका यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो कितने पाए जाते हैं भाई? प्रत्येक उत्पादक कोशिका में, कोशिका की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, वैसे अगर बात करें मनुष्यों में तो मनुष्यों में जो है एक प्रकार से कितने पाए जाते हैं भाई? मनुष्यों में तो पाए जाते हैं 23 जोड़ा, यानी कि 23 दूना 46 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कोशिका में बात की जाए तो अंडाणु और शुक्राणु 48 की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है RH तत्व या RH फैक्टर जो होता है रक्त में पाए जाते हैं। तो RH फैक्टर जो होते हैं वो RBC में पाए जाते हैं, लाल रक्त के कणों में पाए जाते हैं। ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रही होंगी चीज़ें? बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शारीरिक विकास आरंभ होता है, बताएं। शारीरिक विकास जो होता है आपको बता दूं वो कब से आरंभ होता है? गर्भावस्था से या गर्भाधान से या भ्रूणावस्था से। देखिए शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का जन्म लेने के बाद ही होता है मुख्य रूप से, हालांकि अंदर भी होता है माता के गर्भ के, लेकिन मुख्यतया विकास जो होता है वो शारीरिक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ माना जाता है। शैशवावस्था और कुछ बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का ज़्यादा विकास होता है। तो आप लगाएंगे डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी शैशवावस्था अगर होता तो वो लगा दिया जाता। ठीक है, शारीरिक विकास आरंभ होता है कहाँ से? तो वो आरंभ होता है वो उपरोक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूँ अवस्था जो होती है कई होती है और उन्हीं अवस्थाओं के हिसाब से विकास होता है मनुष्य के। जैसे कि क्रियात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। ठीक है, ये सब विकास के पहलू होते हैं। अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्रत्येक सामान्य प्राणी का विकास जो होता है कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और अवस्थाओं के विकास को ही हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं। अब अवस्थाएं कई होती हैं, जैसे कि पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है बचपना अवस्था, तीसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, चौथी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, पांचवी अवस्था है किशोरावस्था, छठी अवस्था है प्रौढ़ावस्था,
सातवीं अवस्था है मध्यावस्था और आठवीं अवस्था है आपकी वृद्धावस्था। तो ये 8 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था जो होती है वो बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर के, जन्म से लेकर के, मैं बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, जन्म से लेकर के 15 दिन का जो समय काल होता है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है। अच्छा, इस शैशवावस्था के दौरान क्या होता है, हरलाक महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती रहती है और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती रहती है। ठीक है। तो शैशवावस्था मात्र कितने दिन का होता है, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह यानी 15 दिनों तक चलता है। इसके अलावा कुप्पूर स्वामी कहते हैं, कुप्पू स्वामी की शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक चलती है। कुछ लोग शैशवावस्था को और बचपनावस्था को एक ही बताते हैं, जैसे कुप्पू स्वामी, लेकिन हरलाक महोदय इसको एक प्रकार से 2 कैटेगराइज करते हैं, एक शैशवावस्था और एक बचपनावस्था। क्लियर। और क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि शैशवावस्था औसतन जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना, बोलना और रेंगना सीखता है। तो शैशवावस्था ये होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा अपरिपक्व होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। इसके अलावा संवेगशील शीलता उसमें नहीं होती है, संवेगशीलता थोड़ी बहुत आने लगती है इस प्रकार से। तो ये होता है आपका पहला, जन्म से लेकर के 15। बचपन अवस्था की बात की जाए तो दूसरे सप्ताह से यानी 15 दिन के बाद से आप देखिएगा लगभग 2 साल का जो समय काल होता है, 15 दिन के बाद 2 साल का समय काल, इसको बोलते हैं बचपना अवस्था। बचपना अवस्था की विशेषता ये है कि ये अजीबोगरीब अवस्था होती है, खतरनाक अवस्था भी होती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है और लगातार वृद्धि और विकास होता है। इसमें बच्चे का हर चीज़ का विकास होता है, तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से कौन सी अवस्था, बचपना अवस्था। तीसरी अवस्था मैंने आपको बताई थी, कौन सी तीसरी अवस्था बताई थी भैया हमने, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो तीव्र विकास की अवस्था कही जाती है। और पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो वो खास करके 2 वर्ष या 3 वर्ष से बाद से लेकर के 3 वर्ष से लेकर के जो है 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो 6 साल से लेकर के 12 साल का जो समय काल होता है ये होता है उत्तर बाल्यावस्था। हरलाक महोदय कहते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु में वयासंधि अवस्था के आरंभ होते ही या होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच तक होती है। तो कुल मिलाकर के उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 साल तक होती है। इसके बाद में आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था कब से कब तक रहती है भैया, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है। एडोलसेंस जो है वो इसकी लैटिन भाषा से एडोलसेंस की उत्पत्ति होती है, एडोल अस्कर शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, किशोरावस्था का मतलब होता है। ठीक है। किशोरावस्था जो होती खास करके ये जो है 12 साल से लेकर के आप मान सकते हैं 18 साल तक या 20 साल तक, किसी विद्वान ने बताया तो 18 से 20 आप मान लीजिए, 12 से 20 साल तक जो है वो किशोरावस्था आप मान सकते हो। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अगली अवस्था आती है कौन सी भाई, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की अगर बात की जाए तो 21 साल से लेकर के 40 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। 7वें नंबर की जो अवस्था होती है वो होती है मध्यावस्था। मध्यावस्था 41 साल से लेकर के 60 साल तक मध्यावस्था मानी जाती है। ठीक है। और इसके बाद में आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की बात की जाए तो 60 साल से या 61 साल से लेकर के जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, वो अवस्था होती है आपकी वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से आपको मैंने सारी अवस्थाओं के बारे में बता दिया। शरीर की ये अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं में शारीरिक विकास होता है। ठीक है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है बच्चे का। ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ों का विकास, क्रियात्मक विकास होता है बच्चे का, भावात्मक विकास यानी संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, शरीर बढ़ती है, शरीर का विकास होता है, बच्चा ज्ञान सीखता है, बच्चा एक प्रकार से जो है वो उसके अंदर हंसने, बोलने, चलने, उठने, बैठने, इन सभी का तौर तरीका सीखता है, सामाजिक विकास सीखता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ों का विकास जो होता है, अच्छा भाषा का विकास भी बच्चे का होता है जब वो बड़ा होने लगता है। तो इस प्रकार से ये सब विकास की अवस्थाएँ हैं और इन्हीं विकास की अवस्थाओं में नाना प्रकार के विकास बच्चे में होते रहते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या होती है बच्चों में, कितनी होती है भैया, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, 20 संख्या में दूध के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है पोषण। अगर बच्चे का पोषण सही से नहीं होगा तो विकास उसका रुक जाएगा। ठीक है। बच्चे का पोषण जो होगा अच्छे तरीके से होगा तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। यानी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है या घटक है वो होता है पोषण, न्यूट्रिशन।
अगला प्रश्न है अस्थियों व दांतों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? आयोडीन, कैल्शियम, कार्बोज या लौह तत्व? तो इनमें से जो कैल्शियम होता है वो हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, दांत माने जो दांत होता है आपका, तो हड्डी और दांत में जो तत्व होते हैं या जिन तत्वों से मिलकर के बनता है हड्डी और दांत, ये कैल्शियम तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था बोली जाती है शैशवावस्था, या 2 साल मतलब कि 2 हफ्ते तक की अवस्था, उसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारी अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया था। अगला प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था का समय जो होता है वो क्या होता है भाई? पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 2 साल से लेकर के 4 साल तक होता है। ठीक है, 2 से लेकर के 6 साल तक होता है पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 तक होता है उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती रहती है या 3 वर्ष तक होती है, कथन किसका है? तो शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, या कथन है कुप्पू स्वामी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, शैशवावस्था को और क्या कहा जाता है? शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था को क्या कहते हैं भैया? समायोजन की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए फटाफट से प्रश्न है, जन्म के दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत से लेकर के दूसरे वर्ष तक के अंत की अवस्था को हम बचपन अवस्था के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था शैशवावस्था 0 से लेकर के 15 दिन की अवस्था, और 2 सप्ताह 15 दिन में ख़त्म ही हो जाता है, तो 15 दिन के बाद और दूसरे वर्ष तक, यानी कि एक प्रकार से बोले तो एक प्रकार से 15 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय काल होता है बच्चे का, इस बीच को बचपन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ये भी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु में वया संधि अवस्था के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है, या कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हरलाक महोदय का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मैंने इसको भी बताया था अभी। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रमण या वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। संतानों में एक प्रकार से मानसिक गुण और शारीरिक गुण आ जाते हैं, वंशानुक्रम का मतलब यही होता है। ये बात किसने बताई? तो ये बात कही थी जेम्स ड्रेवर ने। किसने बताई? जेम्स ड्रेवर ने बताई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। तो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है अनुवांशिकता, ये कथन कहा था BN झा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, सामाजिक विकास के तत्व हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विकास के तत्व हैं, बताएं सामाजिक विकास के तत्व क्या है भाई? देखिए, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों का विकास करना सामाजिक विकास बिल्कुल होगा। समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसरण क्रियाएं करना, ये भी सामाजिक विकास का ही परिणाम है। सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, ये भी सामाजिक विकास का ही तत्व है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। उपयुक्त सभी तत्व जो हैं वो सामाजिक विकास के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की विशेषताएं नहीं हैं। सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या नहीं है? देखिए, आरंभिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामाजिक विकास की विशेषता है, सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामाजिक विकास की विशेषता है, सामूहिक प्रतिक्रियाएं भी सामाजिक विशेषता है, सामाजिक विकास की विशेषता है, जबकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं ये समाज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, बोलने के लिए प्रेरणा अनुकूलन की प्रणाली प्रमुख सिद्धांत है। बताएं, बोलने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन अनुकरण की प्रणाली जो होता है ये सब भाषा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा विकास का। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? संबद्धता की प्रणाली, संबद्धता की प्रणाली, अनुकरण की प्रणाली, स्वरयंत्र की परिपक्वता, इन सभी के होने से ही भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित भी होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एलिस महोदय का है। किसका है? एलिस महोदय का। ऑप्शन नंबर ए में दिए एलिस, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है बोलने की तैयारी, लिखने की तैयारी, सुनने की तैयारी या सीखने की तैयारी। तो भाषा विकास जो होती है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है बोलने की तैयारी करना। शुरुआत में बच्चा बोलता है, फिर उसके बाद में पहले सुनता है, फिर बोलता है। ठीक है, तो सुनने की तैयारी, देखिए सुनता है और बोलता है, इसमें दोनों में थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बोलने की तैयारी जो करता है ये बच्चा भाषा विकास की या भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे सुबह शाम रात दिन आज और कल किससे संबंधित है। सुबह शाम रात दिन आज और कल ये संबंधित है, समय संबंधी शब्द है ये, ठीक है, समय से रिलेटेड शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर रचना और लिंग भेद, ये एक प्रकार से सभी चीज़ें जो है प्रभावित करते हैं भाषा विकास को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं। पारिवारिक संबंध होते हैं, प्रेरणा, निर्देशन, ये सब भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जबकि प्रोत्साहन का अभाव, ये एक प्रकार से प्रोत्साहन के अभाव में, प्रोत्साहन की कमी में बच्चा भाषा को नहीं सीख पाएगा। प्रोत्साहन को बढ़ाने में एक प्रकार से प्रोत्साहन जितना मिलेगा उतना ही बच्चा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहन के अभाव में भाषा विकास एक प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अगला प्रश्न, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, इसको कहा था स्टर्न महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है, बताएं। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, इसको कहा था टर्मन महोदय ने। किसने कहा था, टर्मन महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को जान पा रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलते रहें। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स और एक प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो, ये सब आपको मिलती रहेंगी। बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा शेयर करें और जितना ज़्यादा लाइक कर पाएँ लाइक करें। अपने घर वाले के फ़ोन से उठा करके सबसे सब्सक्राइब लाइक करवा दीजिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बस आपको यही करना है। आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहूँगा, इसी प्रकार से पढ़ाता रहूँगा। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है गृह प्रबंधन के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है भैया, गृह प्रबंधन के लिए आवश्यक है उचित व्यवहार और नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना, ठीक है। उचित व्यवहार और नैतिक मूल्यों का ज्ञान अगर आपको होगा तभी आप गृह प्रबंधन में सफल हो पाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को मिला था। किस रचना पर मिला था, उनकी एक रचना थी गीतांजलि। उसी पर 1913 ईस्वी में उनको एशिया के सबसे प्रथम या पहली बार नोबेल का पुरस्कार उनको मिला, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है किसकी रचना है। तो अमार सोनार बांग्ला की बात करें और चाहे बात करें जनगणमन अधिनायक जय की, यानी जो भारत का राष्ट्रगान है और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, दोनों राष्ट्रगान की रचना करी है रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, माता जी का नाम था शारदा देवी, ठीक है। जन्म हुआ था इनका 7 मई 1861 को, कोलकाता में जन्म होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने माता पिता के कौन से संतान थे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है अपने माता पिता के 13वीं संतान थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गीतांजलि किसकी रचना है। मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। 1913 में इस पर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इस रचना को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कितने गीतों की रचना करी है भैया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लगभग 2230 गीतों की रचना करी है। बहुत महत्वपूर्ण है, 2230 गीतों का रचना करना कोई मामूली बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतने गीतों की रचना करी है, 2230 गीत। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या है, शारीरिक विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका है। जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, यह कथन किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये एक प्रकार से मानवता की बात करते हैं, ये एक प्रकार से राष्ट्रवाद से ऊपर की बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, मतलब कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानवता को सर्वोपरि मानते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की जनक किसको माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति की जनक हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो वर्गीस कुरियन जो हैं वो एक प्रकार से हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का अगुवा जो माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है।
और 1994 ईस्वी में पर्यावरण तकनीकी के लिए जापान का होंडा पुरस्कार भी एम एस स्वामीनाथन को ही दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, तीव्र गति से मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग अपने संपूर्ण प्रश्नों से, संपूर्ण इकाइयों से, संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, समझा और एक प्रकार से परखा। तो इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष जो है मैंने दिया ये मॉडल पेपर। इसी प्रकार से 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे विभिन्न विश्वविद्यालय के, उसको भी सॉल्व करवा दिया है मैंने, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी 2023 वाली प्लेलिस्ट में। बाकी 2024 की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें भी चीज़ों को मैं संकलित कर दूंगा, वीडियोस को लगा दूंगा, तो आप आसानी से उन वीडियोस को देखते रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर? तो आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझा। ठीक है, पोषण के तत्व और मानव विकास से रिलेटेड प्रश्नों को आप लोगों ने जाना। ये 2024 की परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। 25 में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। होम साइंस यानी गृह विज्ञान अगर आपने लिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, बीएससी बीकॉम कोई भी सब है आपका, तो आपको एक प्रकार से ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं सोशियोलॉजी का इसी प्रकार से आएगा, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, संस्कृत का, ठीक है, हिंदी का तो बहुत सारा, हिंदी का मॉडल पेपर मैंने लिखित का भी दे दिया है और यूनिट वाइज वीडियोस भी आपके चैनल पर मिल जाएंगी, इसी चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप सभी लोग देखिए, एंजॉय करें, पढ़ें। और पढ़ने में एक प्रकार से क्या है, अगर अभी से तैयारी आप कर दीजिएगा, मॉडल पेपर अभी से अगर आप देख लेंगे तो आप जब एक प्रकार से पेपर का समय आएगा तो फिर जब इसको एक बार देखेंगे, अरे तो आप क्या पूछना, सारी चीज़ें आपको रटी होंगी। एक भी प्रश्न आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपना ईयरफोन लगाओ या फिर हेडफोन मंगा लो, कहीं से कान में लगाओ, आराम से पढ़ती रहो। कोई किसी की टेंशन नहीं है। कोई कह भी रहा है, कोई काम कर रही हैं, आटा सान रही हैं, रोटी बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपना आराम से हेडफोन लगा लिया या ब्लूटूथ वगैरह ले लीजिए, उसको लगा लीजिए, आराम से मोबाइल रख करके पढ़ते रहिए। क्या दिक्कत है उसमें? कान में लगाई, सुन रही है सारी चीज़ों को, तो जान नहीं, जो 4-5 बार अगर सुन लेंगी, 2 बार भी सुन लेंगी। मैं जब पढ़ रहा था, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, तो मैं पूरा का पूरा जो लूसेंट वाली जीके आती है, लूसेंट की जीके या एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो उस समय लूसेंट वाली जीके लगभग आधी ज़्यादा किताब रट डाली थी मैंने। कैसे? उसको एक प्रकार से खुद ही करता था, खुद ही रिकॉर्ड कर लेता था उसको, और उसके बाद में उसको सुनता रहता था लगातार। मैं सुनता रहता था, लगभग सारी चीज़ें याद हो गई थी। अभी आप एक बार कोई चीज़ बात करेंगे लूसेंट की बात, तो तुरंत मुझे ध्यान में आ जाएगा कि भाई अच्छा ये चीज़ इस पेज की बात है, यहाँ पर ये बात मैंने सुनी थी। तो सुनने से एक प्रकार से क्या होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। 4-5 बार आप सुनते हैं, किसी भी काम करते रहें, आप सुनते रहें, तो एक प्रकार से आपका काम भी हो रहा है और आप सुन भी रहे हैं। तो पढ़ाई करने का कुछ ऐसा अगर आप मेथड अपनाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगी। और ये सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया, तो आप सभी लोग तैयारी करने के लिए इस सीक्रेट को अपनाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।